हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो वहां पर राजस्थान का इतिहास का जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराणा प्रताप द्वारा मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में किए गए प्रतिरोधों की विवेचना कीजिए। तो महाराणा प्रताप के द्वारा जो मुगल साम्राज्य है उसके लिए जितने भी जो इन्होंने संघर्ष किए उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी बता करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके सामने। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आना है, फाइल वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर कोने पर सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपके सामने हिस्ट्री सर्च कर लेना है। सिर्फ हिस्ट्री सर्च करोगे तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इस पे क्लिक करना है और इसको ऐसे करके आपके सामने पढ़ लेना है। समझ में आ गया? तो चलो शुरू करते हैं। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, नीचे हाइप वाला बटन दिखाई दे रहा है, प्लीज सारे के सारे स्टूडेंट है उसको जरूर से दबा देना। चलो शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में जो प्रतिरोध है वो भारतीय इतिहास के शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्र प्रेम को दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान को रणकुंभेरों की भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है आपके सामने? क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो संघर्षशील योद्धा थे, उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की किसी व्यक्तित्व की। उनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर रहा जिसने आपके सामने जो सर्व अन्याय करने वाली सत्ता है उससे हमेशा संघर्ष किया। तो मुगलों की के सामने बहुत से राजस्थान के जो रजवाड़े थे, उनके जो मुखिया थे, राजा थे, प्रांतों के राजा थे, जमींदार थे, जो भी मान लो आप, वो क्या कर ली थी उन्होंने, उनकी मुगल के जो राजा अकबर थे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने उनकी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की और उनके बीच में, अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में जीवन पर्यंत तक संघर्ष चलता रहा। लेकिन फिर भी उनके जीवन में अनेक संघर्ष आए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। किसकी? आपके सामने महाराणा प्रताप की। तो जो महाराणा प्रताप है उनका जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में जो प्रतिरोध संघर्ष देखने को मिलता है वो क्या है? भारतीय इतिहास के शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्र प्रेम को अद्वितीय अध्याय है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया भारतीय इतिहास में वो अद्वितीय, उसके समान आपके सामने कुछ भी नहीं है। अकबर के साम्राज्यवादी विस्तार के समक्ष झुकने से इनकार कर उन्होंने अपने आजीवन अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया? अकबर क्या करता था? अकबर ने किसी राजा को जीतने के बजाय उसको क्या कर लेते, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था, कुछ प्रकार से उनके कर ले लेता था ताकि वो उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करता था। लेकिन जो महाराणा प्रताप है उसने अपनी स्वाधीनता को चुना, मतलब मैं स्वतंत्र रहूंगा और जो मेवाड़ मेरी भूमि है वो किसी के सामने, उनकी जनता है जिनका प्रतिनिधि मैं हूं, मैं उनको उनके सामने झुकने नहीं दूंगा। प्रतिरोध के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। पहला, जो अधीनता स्वीकार नहीं करना। जब अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो आप सबको पता है भाई राजस्थान के लगभग आपके सामने जितने भी सरदार थे सबने क्या कर ली थी, अकबर है उनकी अधीनता को स्वीकार कर ली थी। तब महाराणा प्रताप ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब क्या क्या आपके सामने महाराणा प्रताप है वो व्यक्ति निकल कर आए जिन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, पूर्ण रूप से क्या कर दिया, नकार दिया था। उन्होंने व्यक्तिगत स्वाभिमान और मेवाड़ की स्वतंत्रता को सर्वप्रिय रखा। उन्होंने क्या किया कि मेरी जो जनता है वो किसी के समक्ष झुकेगी नहीं, हमारी जो स्वतंत्रता है वो सबसे ऊपर है, हमारी जो स्वतंत्रता है उसको हम सबसे पहले रखते हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम अपना राज्य स्वयं चला सकते हैं, हम किसी जो मुगल साम्राज्य उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर द्वारा भेजे गए संधि प्रस्तावों को मानसिंह, भगवत दास, टोडरमल के माध्यम से उन्हें ठुकरा दिया। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने अकबर के जो प्रतिनिधि थे, जिसमें जो मानसिंह है, भगवत दास और टोडरमल ने के माध्यम से अकबर ने बहुत सी बार आपके सामने महाराणा प्रताप के समक्ष संधि के प्रस्ताव रखे कि आप हमसे संधि कर लीजिए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, हम आपके सामने जो संधि का प्रस्ताव रखा। लेकिन
अकबर जो महाराणा प्रताप है उन्हें किसी भी प्रकार की संधि नहीं करनी थी। उन्होंने क्या किया, आपके सामने उनकी अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। बहुत सी बार प्रयास किए गए अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576, उसमें क्या है, यह महाराणा प्रताप के जो प्रतिरोध का चरमो उत्सव था। मतलब यह महाराणा प्रताप है उनके द्वारा जो अकबर है उसका जो, जब उन्होंने उनकी संधि को स्वीकार नहीं किया तब अकबर उन पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। यद्यपि सैन्य शक्ति और संसाधनों में मुगल सेना हमेशा क्या थी, आपके सामने अधिक शक्तिशाली थी। तो मेवाड़ भाई एक छोटा सा क्षेत्रीय क्या था, आपका सामने साम्राज्य था, जो प्रांत था। और वहीं पे आपके सामने जो मुगल साम्राज्य वो बहुत बड़ा भाई, पूरा संपूर्ण भारत पे राज्य करने वाला राज्य था। तो उनके पास अधिक संसाधन भी थे, उनके पास बहुत बड़ी सेना भी थी। मुगल सेना जो मानसिंह के नेतृत्व में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, परंतु आपके सामने जो प्रताप की छोटी सेना और छापामार रणनीति के बल पे उन्होंने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने तब भी अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने तब भी क्या किया, डटकर जो आपके सामने अकबर के सामने जो युद्ध है उसके करने की रणनीति बनाई। और इस युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा और क्या करना पड़ा, आपके सामने जो अकबर की सेना है वो देखो इतनी बड़ी होने के बावजूद भी जो आपके सामने जो मेवाड़ के जो राजा थे आपके महाराणा प्रताप, उनके सामने उनको क्या होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। परंतु मुगलों को भी भारी क्षति हुई। मतलब महाराणा प्रताप की सेना भी कुछ पीछे हुई, लेकिन उतना ज्यादा आपको क्या क्या किया गया, उतनी क्षति है मुगलों को भी देखने को मिली और उन्हें भी थोड़ा बैकलैश या पीछे हटना पड़ा और वे प्रताप को अधीन नहीं कर पाए। और जो महाराणा प्रताप है उनको उनकी अधीनता नहीं स्वीकार करा पाए, उनको झुका नहीं पाए, उनको हरा नहीं पाए। यह युद्ध एक निर्णायक सैन्य विजय भले नहीं रहा, परंतु प्रताप के लिए संकल्प और दृढ़ को जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। माना कि आपके सामने जो महाराणा प्रताप है वो उस युद्ध में विजय नहीं रहे, अंततः उनकी हार देखने को मिली, लेकिन उन्होंने जो प्रताप है, जो महाराणा प्रताप है, उनका जो दृढ़ संकल्प था मेवाड़ की जनता के प्रति कि मैं जीवन में आपके सामने मृत्यु स्वीकार कर लूंगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ये सिर्फ मेवाड़ की जनता ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, यहाँ पर जो सिर्फ राजस्थान मेवाड़ की जनता नहीं, पूरे भारतवर्ष में भी जो महाराणा प्रताप है वो उनके इस संघर्ष के लिए उनको जाना जाता है। अगला पॉइंट है छापामार युद्ध पद्धति और जंगल पहाड़ों का आश्रय होना। हल्दी घाटी के बाद में प्रताप ने अरावली की जो पहाड़ियां हैं और घने जंगलों को अपना आधार बनाया। तो यहाँ से जो महाराणा प्रताप है, जब युद्ध में जब उन्हें पराजय की दृष्टि देखने को मिली तब उन्होंने क्या किया, अपना जो उन्होंने अपना आश्रय कहाँ पर बनाया, जो जंगल हुआ करते थे घने जंगलों में जाकर रहने लगे और अरावली जो पर्वतमाला उसमें रहने लगे। उन्होंने वहां पर युद्ध रहकर छापामार युद्ध पद्धति गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। तो आपके सामने आपको पता है भाई, पहाड़ों के गोरिल्ला पद्धति क्या होती है, जिस तरीके से गोरिल्ला बंदरों के होता है, वो क्या करते हैं, उन्हें किसी अपनी शिकार करना होता है तो वो क्या पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं और नीचे से जब उस पेड़ के नीचे से कोई वस्तु जाती है तो उसका शिकार कर लेते हैं। मतलब उनको किसी भी चीज चाहिए होती है तो एक पद्धति होती है, एक प्रकार की गोरिल्ला पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो उसी पद्धति को अपनाया उन्होंने छापा मार के युद्ध के माध्यम से। मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और वे मेवाड़ के भीतरी इलाकों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाए। माना कि वो भारी रूप से थोड़ा उनको क्षति पहुंचाया, उनको नुकसान पहुंचाया उनको, लेकिन अंदर जो मेवाड़ के अंदर वो पूर्ण रूप से नियंत्रण हासिल नहीं कर पाए। जीत तो गए मुगल सेना, लेकिन पूर्ण रूप से मेवाड़ पे कभी भी वो अपना आधिपत्य है वो नहीं स्थापित कर पाए। इस दौरान महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, कष्ट झेले, परंतु अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। देखो महाराणा प्रताप चाहते तो बहुत आसानी से आपके सामने अकबर की अधीनता स्वीकार करके आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को चुना। उन्होंने घास की रोटियां खाई, कष्ट झेले, संघर्ष किए, लेकिन उनका जो लक्ष्य था उससे वो कभी भी विचलित नहीं हुए। भामाशाह का सहयोग। कठिन समय में जब आर्थिक संकट आया तब उनके मंत्री भामाशाह ने उनको सारी संपत्ति दान कर दी। आपको पता है भाई, जो जागीरदारी परंपरा देखने को मिलती थी राजस्थान में, जिसमें जो आपके सामने जो राजा हुआ करता था वो अपने छोटे छोटे ठाकुर या जागीरों को क्या देते थे, जमीन देते थे, जिसके बदले वो क्या करते थे, वहां से कर वसूलते थे। तो ऐसा ही जो सामंतवादी पद्धति के जागीरदार थे मंत्री भामाशाह, उन्होंने क्या किया कि जब बहुत विकट समय आया
जब उनको जरूरत थी महाराणा प्रताप को, तब भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति उनको दान कर दी, ताकि महाराणा प्रताप है वो अपनी जो सेना है उसको पुनः आपके सामने गठित कर पाए, पुनः उनको एक जगह एकजुट कर पाए और संघर्ष कर पाए। यह दिखाता है कि प्रतिरोध को आम जनता और उनके सहयोगों का पूर्ण समर्थन मिला। मतलब आपके सामने जो महाराणा प्रताप है उसकी विचारधारा से, उनके जो संघर्षशील पद्धति है, जो विचारधारा है, उससे पूरी की पूरी मेवाड़ की जनता है वो उनके साथ एकजुट खड़ी थी उनके साथ। फिर अगला युद्ध होता है दिवेर का युद्ध है, 1882 में देखने को मिलता है। यह महाराणा प्रताप के प्रतिरोध के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मतलब जो दिवेर का जो युद्ध है आपके सामने 1882 का, यह महाराणा प्रताप का जो संघर्ष का प्रतिरोध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया, और इसमें यहाँ पर क्या है, उन्होंने मुगल सेना को हराने का कार्य किया। उनकी संघर्ष है उसकी विजय देखने को मिलती है। उन्होंने मुगल थानों पर पूर्ण अधिकार कर लिया और संघर्षशीलता और मुगलों की चुनौती देने का क्षमता का प्रमाण था। और उन्होंने जो इतने दिन तक अरावली में रहकर जो संघर्ष के दिन बिताए थे, उनको उनके जो संघर्ष है उसकी विजय होती दिखाई दी। इस युद्ध में उन्होंने जीत लिया, जहां पर मुगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था जिन जिन स्थानों पर, उन स्थानों को जीतकर एक बार फिर पर मेवाड़ पर उन्होंने क्या किया, मेवाड़ को फिर से थोड़ा बहुत स्वतंत्र, मुगलों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। यह उनकी संघर्षशीलता और मुगलों को चुनौती देने की क्षमता का प्रमाण था। मतलब जो वो संघर्ष किया उन्होंने जीवन में, वो और जो मुगलों को चुनौती दी थी उसका ये प्रमाण है। मेवाड़ की पुनः विजय। दिवेर की विजय के बाद प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, है ना। उन जो मेवाड़, जो इस दिवेर के युद्ध के बाद में मेवाड़ का लगभग क्षेत्र था उस पर इन्होंने क्या कर लिया, आपके सामने महाराणा प्रताप का लगभग हर क्षेत्र पे उनका पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। लेकिन चित्तौड़गढ़ और जो मांडलगढ़ के दुर्ग हैं उनको वो नहीं जीत पाए थे। चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, और जब वो पहले उनका जो आपके सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उनका जो क्या हुआ करता था, किला हुआ करता था, उसको वो जीत नहीं पाए, तो उन्होंने चावंड जो जगह है उसको अपनी नई राजधानी के रूप में बनाया। महाराणा प्रताप का जो संघर्ष देखने को मिलता है, प्रतिरोध देखने को मिलता है मुगल सेना के प्रति, वो सिर्फ एक संघर्ष ही नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि प्रेम का एक सशक्त प्रतीक है। मतलब आपके सामने ये सिर्फ एक अन्याय नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपके सामने एक स्वाभिमान की लड़ाई है, एक वास्तविकता की संघर्ष की, स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसमें आपके सामने सशक्त शक्ति का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष देने पड़े, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान को चुनता है तो उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके बलिदान और दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया, और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक प्रकार की प्रेरणा के रूप में काम किया कि जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, अगर आप अपने दृढ़ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चित हो तो आप जीवन में अवश्य उस चीज को प्राप्त करके रहोगे। वे किसी के अधीन न रहकर अपनी पहचान और स्वायत्ता बनाए रखने का प्रतीक बन गए। और उन्होंने क्या किया, वो चाहते तो किसी के भी अधीन रहकर अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन सब चीजों को नहीं चुनकर उन्होंने स्वायत्ता, मतलब स्वतंत्र रहने का, स्वाभिमान को चुनने का प्रयास किया। तो ये आपके सामने महाराणा प्रताप है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में किए गए उनके प्रतिरोध से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसके बारे में मैंने बताया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूफी मत, विश्नोई और आर्य समाज जैसे सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की क्या भूमिका रही, इसके ऊपर आपको विस्तृत रूप से बताना है। राजस्थान में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों को ने समय समय पर समाज में सुधार और चेतना जागृत करने में भूमिका को अदा की है। तो आपके सामने राजस्थान में जो अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक व धार्मिक आंदोलन हुए, उन्होंने क्या किया, समाज में समाज सुधार का कार्य किया और समाज में चेतना लाने का कार्य किया। मतलब लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया, लोगों को आपके सामने चेतना देने का कार्य किया कि आप सब लोग जीवन में क्या कर सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप सब लोगों के जो समाज में कुरीतियां देखने को मिलती हैं, समाज में जो कमियां देखने को मिलती है, इन समाज में कुरीतियां, कमियों को
समाज से दूर हटाकर समाज में नई चेतना, नई विचारधारा, समाज में जो धर्म में आडंबर, झूठ, पाखंड देखने को मिलता था, जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ आपके सामने क्या हुआ करता था, अत्याचार हुआ करते थे, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने क्या किया, समाज में सुधार लाने का कार्य किया। इस सुधार में अलग अलग शाखाएं रही, जिसमें से सूफी मत जो मुस्लिम संप्रदाय है उसके अंदर आपके सामने सुधार के लिए सूफी जो धारा है, जो सूफी आंदोलन चलता है, उसके द्वारा आपके सामने समाज में बदलाव देखने को मिलता है। भारत जो राजस्थान में जो समुदाय है उसमें विष्णोई संप्रदाय की जो आपके सामने जो प्रकाष्ठता देखने को मिलती है, एक आंदोलन के रूप में आता है, जिसने क्या किया आपके सामने समाज को सुधारने का कार्य किया। फिर आपके सामने आर्य समाज है, वो हिंदू धर्म से ही निकला एक विचारधारा आर्य समाज, जिसने क्या किया, समाज में मूर्ति पूजा, धर्म, जातिवाद जैसी चीजों पर जो प्रमुख आंदोलन है उसके सामने आपको बराबरी का हक दिलाने का कार्य किया। तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला सूफी मत। मध्यकाल में राजस्थान में सूफी मत का व्यापक प्रभाव रहा। मतलब अगर मध्यकाल जो की बात करें आपके सामने, उस समय राजस्थान में जो सूफी मत है, जो सूफी लोग हैं, उसका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सूफी लोग हैं उनके द्वारा कि भाई राजस्थान में किस तरीके से मुस्लिम लोग हैं, है ना, जो ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती है उनकी तो दरगाह भी राजस्थान में देखने को मिलती है। जो सूफी मत किससे मतलब था, जो मुस्लिम लोग धर्म था उसके अंदर जो कुरीतियां देखने को मिलती थी, उनको एक बदलने का, उनको कम करने का प्रयास किया, उनको हटाने का प्रयास किया सूफी मत के द्वारा। अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, सूफी मत का एक प्रमुख केंद्र बनी, और जो सूफी विचारधारा है उसका प्रमुख केंद्र के रूप में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है, उनकी दरगाह के रूप में देखा जाता है। आज भी पूरी दुनिया से मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी है वो, और सिर्फ मुस्लिम धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म के अनुयायी भी इस जगह पर आते हैं, जहां से चिश्ती संप्रदाय का प्रचार हुआ। और वहां से क्या आपके सामने जो चिश्ती संप्रदाय है उसको अपनी प्रकाष्ठता, अपनी एक उच्चतम स्तर तक पहचान बनाने में मदद मिली। विशेषताओं की बात करें, मानवीय एकता, सूफियों ने ईश्वर की एकता और मानव के बीच में प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश दिया। तो जो सूफी हैं, सूफी लोगों ने क्या किया कि जो सारे ईश्वर हैं एक हैं, समझना, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, सभी ईश्वर हैं वो एक है। सबका जो क्या है आपके सामने लक्ष्य, मानव कल्याण करना सबका लक्ष्य है। और सभी लोगों के बीच में जो मानव है, इस जो आपके सामने मानव है, उन सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ के साथ सहिष्णुता और भाईचारे का भी संदेश देने का कार्य किया गया कि सभी लोगों को क्या रहना चाहिए, एक साथ एकजुट रहना चाहिए और सहिष्णुता के साथ अपने जीवन को यापन करना चाहिए। जो जाति, धर्म और वर्ण के बंधनों से परे था, और लोगों को ये बताया कि सभी लोगों को एक साथ एकजुट रहना चाहिए, जिसमें जाति, धर्म, वर्ण है, उन सब चीजों के जो बंधन से है, इन सब चीजों से ऊपर उठकर हमें जीवन में एकजुट रहने का सभी लोगों को क्या दिया, संदेश दिया गया। सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिलता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और दोनों संप्रदायों के बीच में सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब जो हिंदू व मुस्लिम लोग हैं, सभी लोगों को एकजुट रहने का उन्होंने संदेश दिया कि सभी लोगों को जीवन में एकजुट रहना चाहिए। साथ के साथ सभी संप्रदायों के बीच में जो सांस्कृतिक समन्वय है, सभी लोगों को जो सांस्कृतिक रूप से एक रहने के लिए सभी लोगों को क्या किया, प्रेरित किया। और उनकी दरगाह सभी लोगों के लिए आस्था केंद्र है। तो मैंने बताया ना, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर सिर्फ हिंदू लोग ही नहीं, मुस्लिम लोग ही नहीं, आपके सामने और धर्मों के लोग, सभी धर्म के लोग हैं, वो जाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं और अपनी अरदास करते हैं। तो उन्होंने क्यों ऐसा हो पाया, इसलिए हो पाया क्योंकि जो चिश्ती संप्रदाय है या फिर जो सूफी आंदोलन है, उसमें क्या हुआ, आपके सामने सिर्फ मुस्लिम लोगों के ही सामने जो धार्मिक विचारों को प्रभावित करने का कार्य नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म पर भी उसका खासा प्रभाव पड़ता है। क्यों, उसमें किसकी बात की गई, हिंदू मुस्लिम लोगों की एकता की बात की गई। जब सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है उस समय मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम जो साम्राज्य है उसको वो देखने को मिलता था भारत में, और वो उन्होंने क्या किया था, भारतीय जो बहुसंख्यक की जो जनसंख्या थी हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कार्य किया था। तब सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है और सभी लोगों को क्या किया जाता है, एक रहने का संदेश दिया जाता है, जिससे काफी राजा प्रभावित भी होते हैं और उससे सिर्फ मुस्लिम लोगों पर नहीं, हिंदू लोगों की विचारधारा पर भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है।
सामाजिक समरसता, सूफी संतों ने अपनी सरल भाषा, संगति, कव्वाली और भक्तिपूर्ण जीवन शैली के माध्यम से आम जनता को आकर्षित किया। तो उन्होंने क्या किया, जो सूफी संत हैं उन्होंने अपनी जो सरल भाषा का उपयोग करके संत और कव्वाली के माध्यम से क्या किया, भक्तिपूर्ण जीवन के माध्यम से आम जनता को आकर्षित करने का प्रयास किया। तो इनका जोर किस पे था, इनका जोर भी जो जो मुस्लिम सूफी आंदोलन के जो लोग जितने भी संत हुए उनका जोर किस पे था, जिस तरीके से आपके सामने हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन के जितने संत थे उन्होंने क्या कहा कि आप भक्ति करो, ईश्वर के प्रेम में, उनका रूप चिंतन में, उनके नाम स्मरण पर ज्यादा जोर दो। तो यही चीज इन्होंने की। आपके सामने जो सूफी संत हुआ करते थे इन्होंने मुस्लिम धर्म में जो कव्वाली सुनते हो ना आप, जितनी भी, नुसरत अली खान को आपने सुना होगा, वो कव्वाली हो गई, भक्तिपूर्ण जीवन जीना हो गया, है ना, भगवान का आराध्य जो उनके ईश्वर हैं उसका रूप चिंतन करना हो गया, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। तो इससे क्या हो गया, आपके सामने उनसे ज्यादा से ज्यादा जनता जुड़ती चली गई। क्यों, एकदम सरल स्पष्ट भाषा में चीजों को समझाया जाता था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जनता वो उनसे आकर्षित होती थी। उन्होंने गरीबों, दलितों और शोषित के प्रति क्या रखी, सहानुभूति व्यक्त की। तो उन्होंने क्या किया, आपके सामने जो गरीब जनता थी, दलित और जो शोषित वर्ग है उनके प्रति उन्होंने अपनी जो सहानुभूति है उसको दिखाया। प्रभाव की बात करें, सूफी मत ने राजस्थान के सामाजिक धार्मिक ताने बाने को समृद्ध करने का प्रयास किया। मतलब सूफी जो मत है उसने क्या किया, राजस्थान और जो सामाजिक और धार्मिक जो ताना बाना देखने को मिलता है उसको मजबूत व समृद्ध करने का प्रयास किया और भक्ति आंदोलन के साथ मिलकर समाज में आध्यात्मिक जागृति फैलाई। क्या किया इन्होंने, जो समाज का जितना भी जो ताना बाना था, समाज में जो जितनी भी समृद्धि है उसको फैलाने का कार्य किया। अगला संप्रदाय है विश्नोई संप्रदाय। 15वीं शताब्दी में गुरु जम्बेश्वर जम्बोजी के द्वारा विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत देखने को मिलती है। तो विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत कब देखने को मिलती है, 15वीं शताब्दी के आसपास आपके सामने जो गुरु जम्बोजी है उनके द्वारा विश्नोई संप्रदाय है उसकी शुरुआत देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में से एक था। तो यह आंदोलन आपके सामने राजस्थान में किस चीज के लिए प्रचलित है, आपको पता है विश्नोई संप्रदाय है वो आपके सामने पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेषकर से किसके लिए प्रसिद्ध है, पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। क्यों राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत हुई, क्यों राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पेड़ पौधे बहुत कम, मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत जोधपुर, आपके सामने जोधपुर गंगानगर में जो हनुमानगढ़ जैसे क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलती है, नागौर, जहां पर विशेष करके आपके सामने पर्यावरण संरक्षण की खास जरूरत थी। उसी समय आपने विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत होती है जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है इस मरुस्थलीय क्षेत्र में। विशेषताओं की बात करें पर्यावरण संरक्षण, जो विश्नोई संप्रदाय के 29 नियम बनाए गए 20+9, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पे अधिक जोर था। तो इनके द्वारा जितने भी नियम बनाए गए उसमें सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे दिया गया, पर्यावरण का जो संरक्षण है इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया, जिसमें वृक्षों को नहीं काटना, मतलब हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, खास करके तो खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में एक किस रूप में पूजा जाता है, एक आपके सामने ये सिर्फ वृक्ष नहीं है बल्कि उनका पूजा स्थल है। जैसे तुलसी को पूजा जाता है वैसे ही खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में पूजा जाता है। वन्य जीव जैसे चिंकारा और हिरण की रक्षा करना, और उनका लक्ष्य क्या था कि जो चिंकारा और जो हिरण है उसकी रक्षा करना भी उनका प्रमुख लक्ष्य था। जल को संयमित उपयोग करना और प्रदूषण से बचना, और उनका क्या लक्ष्य था कि जो जल है, जो पानी है, उसको संयमित रूप से, व्यवस्थित रूप से उपयोग करना और प्रदूषण से बचना। क्यों, क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर पानी है, पर्यावरण और जल की खास करके संकट है, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए और इनके जो संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं उनको साफ संदेश दिया गया कि आपको जल को ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। सामाजिक सुधार, जम्बोजी ने मांसाहार, धूम्रपान व नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों का खंडन किया। उन्होंने क्या किया, समाज में जो बुराइयां होती हैं, है ना, वो सिर्फ पारंपरिक बुराइयां नहीं होती बल्कि अपनी आचार विचार व्यवहार संबंधित बुराइयां भी देखने को मिलती हैं। उसमें से मांस खाना, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशाखोरी जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनका भी इन्होंने खंडन किया। उन सब चीजों पर भी उन्होंने क्या किया, उन पर विरोध किया।
उन्होंने शुद्ध जीवन शैली, सत्य बोलना और सादगी पर बल दिया। उन्होंने किस चीज पर बोल दिया कि इंसान को कैसा जीवन शैली जीनी चाहिए, शुद्ध जीवन को जीना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, जीवन में हमेशा सत्य को बोलना चाहिए, सत्य वचनों को धारण करना चाहिए और सादगी पूर्ण जीवन है उसको जीने पर जोर देने का प्रयास किया। जातिहीन समाज, विश्नोई का समाज है वो जाति पाति के भेदभाव में नहीं मानता है। तो आपको पता है राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर जातियों का बहुत महत्व है, जहां पे उच्च जाति निम्न जाति का बहुत विशेषकर ध्यान देखने को मिलता है। तो उस समय विश्नोई संप्रदाय है उसकी शुरुआत होती है और इन्होंने जाति पातियों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि जाति पाति सब, कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई जाति नीची नहीं है, सभी लोग बराबर हैं और सभी मनुष्य को समान मानता है। इसीलिए भी ये आपके सामने ज्यादा प्रचलित हुआ ये संप्रदाय। प्रभाव की बात करें, विश्नोई संप्रदाय ने राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी परंपरा स्थापित की। तो विश्नोई संप्रदाय है इसकी विशेषता इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसने जो राजस्थान है उसमें पर्यावरण संरक्षण है उसको एक सिर्फ एक उसकी रूपरेखा नहीं रखी बल्कि उसको एक अलग लेवल पर ले जाने का कार्य किया। उनकी प्रेरणा आज भी लोग प्रकृति के लिए बलिदान देते हैं। तो आज उनके द्वारा आज भी जो उनकी विचारधारा है उसको लोग मानते हैं और लोग प्रकृति के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अमृता देवी बिश्नोई है, उनका बलिदान है वो उसने समाज में नैतिक मूल्य और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा दिया। तो उन्हीं के जो अनुयायी थी अमृता देवी बिश्नोई है, उन्होंने खेजड़ी बचाने के लिए अपने प्राण त्यागने को चुना। समझ में आ गया? तो उन्हीं के अनुयायी है जो काफी अनुयायी हुए, उन्होंने पर्यावरण के लिए खुद की जीवन तक को भी त्यागने के लिए पीछे नहीं हटे। तो यही है, इस जैसी विचारधारा की जो पर्यावरण संरक्षण की विचारधारा है उसको राजस्थान में काफी बढ़ावा मिला। आर्य समाज की बात करें, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने राजस्थान में धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक सुधारों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 19वीं शताब्दी की बात करें जहां पे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज है उसमें राजस्थान में धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक सुधारों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो आप सबको पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई? आर्य समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद ने अपना अधिकांश जीवन किसके लिए गुजारा? राजस्थान में गुजारा और जहां उनकी मृत्यु हुई। मतलब स्वामी दयानंद ने क्या क्या आपके सामने अपना जो जीवन है उसको लगभग अपने जो जीवन है उसको राजस्थान में गुजारा और उनकी मृत्यु भी कहाँ देखने को मिली? राजस्थान में ही जीने को मृत्यु को प्राप्त हुई। यहीं पर वो उन्होंने बहुत से संत सम्मेलनों में हिस्सा लिया, वाद विवाद में हिस्सा लिया, काफी सारा जीवन उन्होंने यहीं पर बिताया। विशेषताओं की बात करें आर्य समाज की, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो, मतलब आर्य समाज वो किसको मानता है? वेदों को खास करके मानता है। तो उनके द्वारा जो नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो और वैदिक धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनको पुनः स्थापित करने का कार्य किया। मतलब आर्य समाज के द्वारा जो सिद्धांत थे वेदों की ओर लौटो और वैदिक धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनको पुनः फिर से स्थापित करने का कार्य किया। उसने मूर्ति पूजा, कर्म कांड व अवतारवाद और अंधविश्वासों का विरोध किया। तो उनके द्वारा आर्य समाज में वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया गया उसमें वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करने का कार्य किया। उसने मूर्ति पूजा करना, कर्म कांड, अवतारवाद व अंधविश्वास जैसे जो आपके सामने क्रियाकलाप हैं उनके खिलाफ क्या क्या पूर्ण रूप से पुरजोर आपके सामने विरोध करने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार की बात करें, आर्य समाज ने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया। तो आर्य समाज में उन्होंने क्या किया? बाल विवाह हो गई, सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई और जातिगत जो भेदभाव है उन सब चीजों को बहुत ही लोगों के सामने कड़े विरोध के रूप में दिखाया। उनका विधवा पुनः विवाह करना, स्त्री शिक्षा को समर्थन देना और समाज में स्त्रियों का सुधार करना। तो आर्य समाज में जो बाल विवाह जैसी प्रथाएं थी, सती प्रथा जैसी प्रथाएं थी, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं थी, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया और जो विधवा पुनः विवाह है और शिक्षा, जो स्त्रियों की शिक्षा है उन सब चीजों का समर्थन किया। मतलब समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त थी उन सब बुराइयों को उन्होंने क्या किया? उन सब बुराइयों को उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। उन सब बुराइयों को विरोध में उन्होंने
चीजें की, और जो समाज में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते थे, जैसे बाल विवाह हो गई, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो गई, सती प्रथा हो गई, जो महिलाओं को न चाहते हुए भी उन्हें अपने प्राणों को त्याग करना पड़ता था अपने पति की मृत्यु पर, पर्दा प्रथा हो गई, जो महिलाएं उनको पर्दा लगाना पड़ता था और जातिगत जो भेदभाव देखने को मिलता था, इन सब चीजों का उन्होंने कड़े रूप से विरोध किया। साथ के साथ महिलाओं को फिर से विवाह करवाना, स्त्री शिक्षा, उन सब चीजों का इन्होंने बहुत ही विस्तार से क्या क्या समर्थन करने का प्रयास किया। शिक्षा का प्रसार, आर्य समाजी शिक्षण संस्थान है, जैसे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल है, जहां पर स्वामी दयानंद के जो विचारधारा आर्य समाज के जो स्कूलें हैं, उन्होंने शिक्षा प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, जो दयानंद एंग्लो स्कूल है उसकी विशेषताएं यही हुआ करती थी, वहां पर आपको जो पुरानी जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसकी चीजें भी पढ़ाई जाती थी और जो आधुनिक शिक्षा है उनको भी पढ़ाया जाता था। तो दोनों की दोनों चीजें हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती थी। इससे क्या, जो आधुनिक शिक्षा है उसको भी जागरूकता मिलती है। स्वदेशी और राष्ट्रवाद, आर्य समाज ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और भारतीय संस्कृति पे गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने क्या किया कि जो आर्य समाज है उसने जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, जो हमारी खुद की वस्तुएं हैं, उसको किस तरीके से प्रयोग में लेना चाहिए और भारतीय जो संस्कृति है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, इन सब चीजों पर जोर देने का प्रयास किया। जिससे क्या आपके सामने राष्ट्रीय जो चेतना है उसको बल मिलता है। इससे क्या होता है, आपके सामने जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय विचारधारा है, उसको बल मिलता है। प्रभाव की बात करें, आर्य समाज ने राजस्थान को एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ावा देने का कार्य किया। उन्होंने क्या किया, जो हमारा राजस्थान है वहां पर एक तार्किक विचारधारा और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको समाज में आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे समाज में फैली कुरीतियां और अंधविश्वासों को चुनौतियां मिली। जिससे क्या आपके सामने समाज में अलग अलग प्रकार का जो अंधविश्वास फैला हुआ था उस समय, उनको उखाड़ फेंकने में मदद मिली। अंधविश्वास है उनको चुनौतियां दी। मूर्ति पूजा, धर्म, जाति पाति, खास करके महिलाओं से संबंधित जितनी भी कुरीतियां थी उनको हटाने का इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया। इसने राजनीतिक और सामाजिक जागरण को भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इससे क्या आपके सामने राजनीतिक और जो सामाजिक जागरण है उसको भी हटाने में काफी ज्यादा योगदान मिलता है। इन तीनों आंदोलनों ने अपने अपने तरीके से राजस्थान में समाज में परिवर्तन किए, और जो ये तीनों आंदोलन देखने को मिले, आर्य समाज, विष्णु संप्रदाय और सूफी मत हो गया, इन तीनों के द्वारा आपके सामने राजस्थान में एक बहुत बड़ा जो समाज है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। नैतिक मूल्य की स्थापना और सामूहिक चेतना जगाने कार्य किया, और उन्होंने क्या किया, जो समाज है वहां पर जो सामूहिक चेतना होती है उसको भी फैलाने का कार्य किया, जिससे एक प्रगतिशील और जागरूक समाज का निर्माण हो। जिससे क्या आपके सामने एक प्रगतिशील समाज का और एक जागरूक समाज का निर्माण होता है। तो ये था आपके सामने जो प्रश्न है, राजस्थान में जो सूफी मत है, विश्नोई संप्रदाय और आर्य समाज जैसे जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन रहे, उनकी क्या भूमिका रही, उसके विस्तार से पढ़ा आपने। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। अन्य प्रश्न मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर आप जरूर से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ के साथ ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपके सामने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन। राजस्थान में व्यापारिक मार्ग एवं कर प्रणाली पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान में व्यापार किस प्रकार से होता था, व्यापारिक मार्ग किस प्रकार से होते थे और कर प्रणालियां किस प्रकार से होती थी, इन सब चीजों पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल एवं मध्यकालीन राजस्थान अपने भौगोलिक स्थिति एवं खनिज संपदा के कारण व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। तो प्राचीन और जो मध्यकालीन राजस्थान देखने को मिलता है, मतलब जो प्राचीन काल का जो राजस्थान था और उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी और वो खनिज संपदा के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। ना सिर्फ प्रसिद्ध है बल्कि आज भी प्रसिद्ध है। भैयाजी, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा खनिज वस्तुएं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ व्यापार से संबंधित मार्ग और कर प्रणालियों की एक जटिल स्वरूप विकसित हुआ। मतलब यहाँ पर आप अगर राजस्थान की बात करो तो यहाँ पर व्यापारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं।
व्यापारिक मार्ग देखने को मिलते हैं और कर प्रणालियों का एक संगठित स्वरूप देखने को मिलता है, एक जटिल प्रणाली वो देखने को मिलती है। भाई जहां पर आपको पता है भाई खनिज होते हैं वहीं पर व्यापार होता है। तो पहले के समय राजस्थान में और मध्य एशिया से आने वाले जितना भी जो मार्ग होता था वो कहां से गुजरता था, आपके सामने राजस्थान से गुजरता था। साथ के साथ जो गुजरात में आपके सामने पोर्ट लगता है, उस गुजरात में पोर्ट तक पहुंचने के लिए भी आपको राजस्थान से गुजरना पड़ता था। तो इसीलिए राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोणों से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है हमेशा से। व्यापारिक मार्गों की आपके सामने बात करें, आयात व निर्यात। राजस्थान मुख्य रूप से खनिज जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व संगमरमर, नमक, ऊंट, घोड़े व हथियार व हस्तशिल्प का व्यापार करता था। तो राजस्थान में आपको पता है तो खनिज है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे तांबा हो, चाहे सीसा हो, चाहे जस्ता हो, चाहे संगमरमर हो, ये सब खनिज है राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में बहुत पहले बहुत पुराने समय से ही पाए जाते हैं। तो थे तो पहले से ही, इसलिए और साथ के साथ हम उस पद्धति को भी जानते थे जिससे हम खनिजों को बाहर निकाल लेते थे। राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में नमक का उत्पादन होता था। हमारे यहाँ के ऊंट हो गए, घोड़े हो गए और हथियार, जो निर्माण की कला है वो हमारे पास हुआ करती थी। राजस्थान आज भी अपनी हस्तशिल्प कला है, हाथ से निर्मित होने वाली वस्तुएं जैसे कि कपड़ा, आभूषण है, उसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ से अफीम, मसाले एवं नील जैसे उत्पाद भी निर्यातित किए जाते थे। तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र हुआ करता था वो आपके सामने खेती के लिए बहुत अच्छा उपयोगी जगह है, जहां पर आपके सामने अफीम, मसाला व नील जैसे उत्पादन है उसका आपके सामने उत्पादन होता था। साथ के साथ हम दूसरी जगह निर्यात भी करते थे। आयात में मुख्य रूप से आपके सामने विलासिता वस्तुएं, विदेशी कपड़े, मसाले व कीमती पत्थर शामिल है। और हम अपने भारत में अपने जो राजस्थान है वहां से क्या चीजें मंगाते थे, भोग विलासिता की चीजें होती थी, जो आपके सामने उपभोग की चीजें होती थी उनको ज्यादातर मंगाते थे, जिसमें से आपके सामने विदेशी कपड़े हो गए, मसाले हो गए और कीमती पत्थर हो गए, वो विशेषकर मंगाए जाते थे। व्यापारिक मार्ग की बात करें, आपके सामने मारवाड़ी, जैन, ओसवाल व अग्रवाल जैसे व्यापारिक समुदाय राजस्थान में जाने जाते हैं। आपको पता होगा राजस्थान का जो समुदाय, मारवाड़ी समुदाय, उसको आज भी किसके लिए जाना जाता है, व्यापार के लिए जाना जाता है। तो कोई तो आपके सामने विशेषता रही होगी, तभी राजस्थान के व्यापारियों को एक अलग पहचान मिली। क्यों? राजस्थान में व्यापार बहुत ही समर्थ तरीके से होता था। सिर्फ मारवाड़ी नहीं, उसके अलावा जैन, ओसवाल व अग्रवाल जैसा जो समुदाय है, ओसवाल जैसा जो समुदाय है जिसको राजस्थान की व्यापार की क्या माना जाता था, रीढ़ की हड्डी माना जाता था, व्यापार को मुख्य रूप से व्यापार देखने को मिलता था, जिन्होंने देश विदेश में अपनी व्यापारिक दक्षता स्थापित की। और जहां पर उन्होंने क्या की, देश विदेश में जाकर व्यापारिक रूप से काफी पैसे कमाने का कार्य किया। वस्तुओं की बात करें, मुख्य व्यापारिक वस्तुओं में अनाज, नमक, मसाले, कपास, ऊनी वस्त्र और पशुधन, चमड़ा उत्पाद एवं धातु निर्मित वस्तुएं शामिल थी। तो उनके द्वारा जो मुख्य व्यापारिक वस्तुएं करती थी, जैसे अनाज, नमक, मसाले, कपास और ऊनी वस्त्र है, उन सभी चीजों को आपके सामने हमारे यहाँ पर क्या किया जाता था, उन सबको व्यापारिक वस्तुओं को आयात व निर्यात किया जा सकता था, जिसमें चमड़ा उद्योग उत्पादन है वो मुख्य रूप से शामिल है। व्यापारिक मार्गों की बात करें, भौगोलिक स्थिति, राजस्थान में उत्तर भारत और गुजरात के बंदरगाहों के बीच में स्थिति होने की वजह से, तो मैंने आपको बताया ना, राजस्थान उत्तर भारत और जो गुजरात का जो बंदरगाह होता था उसके बीच की जगह होती थी, जहां राजस्थान बीच में पड़ता है, तो वहीं से क्या व्यापारिक मार्ग गुजरता है। तो राजस्थान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा भी था। तो उत्तर भारत के खास करके जो आपके सामने दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हैं उनको बाहर अपना ट्रेड करना पड़ता था, बाहर से वस्तु मंगानी पड़ती थी, तो गुजरात पोर्ट पे आती थी और गुजरात पोर्ट से आपके सामने कहां पर आती थी, आपके सामने दिल्ली सियासन तक आती थी। तो उसके बीच में राजस्थान से गुजरना पड़ता था और उस मार्ग में उनको क्या लेते थे, वो टैक्स लिया जाता था। पश्चिमी भारत में मध्य एशिया और पूर्वी भारत तक जाने के अनेक व्यापारिक मार्ग राजस्थान से गुजरते थे। तो अगर मध्य एशिया में जाना होता था, इराक जाना होता था, सऊदी हो गया, आपके सामने यूएई हो गया, उस क्षेत्र में अगर आपको जाना होता था तो आपको बहुत से मार्ग कहां से होकर गुजरते थे, राजस्थान के मार्ग से होकर ही गुजरते थे। प्रमुख मार्गों की बात करूं, दिल्ली गुजरात मार्ग, यह दिल्ली से मारवाड़ तक, जोधपुर, मेड़ता होते हुए गुजरात के बंदरगाह तक जाता था। तो पहला मार्ग निकलता था आपके सामने गुजरात से, दिल्ली से लेकर गुजरात तक मार्ग,
ये कहाँ से गुजरता था? दिल्ली से मारवाड़, खास करके जोधपुर मेड़ता होते हुए नागौर वाले हिस्से से होते हुए आपके सामने खंभात और सूरत तक जाता था। तो ये वो मार्ग था जिसके माध्यम से दिल्ली सल्तनत के जितने भी साम्राज्य राज्य हुआ करते थे वो क्या करते थे? अपने व्यापार को आगे बढ़ाते थे, व्यापार को सुदृढ़ करना करते थे। अगला है मालवा राजपूत मार्ग। मालवा से मेवाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए ये मार्ग गुजरात तक पहुंचता था। तो एक मार्ग और निकलता था मालवा राजपूत मार्ग। ये क्या करता था आपके सामने? मालवा से मेवाड़ होते हुए, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए ये मार्ग कहां तक पहुंचता था आपके सामने? गुजरात तक पहुंचता था। तो एक और मार्ग था आपके सामने मालवा राजपूत मार्ग। ये आपके सामने चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए भी गुजरात तक पहुंचने का कार्य करता था। तो दिल्ली से गुजरात जाने के राजस्थान में दो मुख्य मार्ग थे। एक तो आप जोधपुर से होकर अगर जाना चाहते हो तो पंजाब और जो आपके सामने जम्मू कश्मीर वाला इलाका था वहां से लोग आते थे, हरियाणा से, तो वो इस जोधपुर नागौर से होते हुए आपके सामने खंभात तक जाते थे। दिल्ली, यूपी, बिहार के जो लोग आते थे वो कौन सा मार्ग आपके सामने? मालवा से मेवाड़ वाला रास्ता चुनते थे, जहां पे चित्तौड़गढ़ व उदयपुर से होकर गुजरते थे। अगले वाला है सिंध पंजाब मार्ग। एक और मार्ग निकलता था सिंध पंजाब मार्ग। सिंध और पंजाब से राजस्थान के पश्चिमी भूभाग से होकर व्यापारिक क्षेत्र जाता था। तो जो सिंध और पंजाब से होकर आपके सामने सिंध वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है, पहले क्यों पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां से निकलकर जो मध्य एशिया के जो लोग हुआ करते थे वो सिंध से होकर पंजाब में जाते थे और अन्य रास्तों तक व्यापार होता था। सुरक्षा और चौकियां, इन सब व्यापारिक मार्गों पर नाकों पर दुर्ग होते थे जहां पर कर वसूला जाता था। तो भाई आपको पता है कोई भी व्यापारी जा रहा है तो उसको डाकू से लूटने का खतरा रहता था, तो वो क्या चाहते थे? अपनी सुरक्षा। और सुरक्षा जैसे जाते थे, सुरक्षा के लिए जो अलग अलग जितने व्यापारिक मार्ग होते थे यहाँ पर अपने राजा अपने सुरक्षा कर्मी लगा के रखते थे और उसके बदले क्या लिया जाता था? टैक्स है वो लिया जाता था, जिसके बदले आपके टैक्स के बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। हालांकि डाकुओं और स्थानीय कबीलों से सुरक्षा एक चुनौती बनी रहती थी, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में डाकुओं की जो प्रभुता देखने को मिलती थी, लेकिन फिर भी आपके सामने कर के बदले क्या किया जाता था? व्यापारिक सुरक्षा दी जाती थी। कर प्रणाली की बात करें, सबसे पहले है भू राजस्व। यह राज्य की आय का सबसे बड़ा प्रमुख हुआ करता था। तो राजस्थान में किस प्रकार की कर प्रणाली चलती थी उसको समझेंगे। पहला है लैंड रेवेन्यू, जो खेती की जाती है, खेती घर भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था उसको भू राजस्व के नाम से जाना जाता है। राज्य की सबसे प्रमुख आय में से कौन सा होता था आपके सामने? भू राजस्व है, जो उपज के एक हिस्सा जैसे 1/3, 33%, 25% और 50% तक आपके सामने लिया जाता था। मतलब 3 बोरी है तो 1 ले ली, 4 बोरी है तो 1 ले ली और 2 बोरी हुई है तो उसमें से 1 ले ली। समझ में आ गया आपके सामने? आधा, 1/4 और 1/3 हिस्सा इसको बोला जाता है, जिसे लाग या भूख के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान में जो कर राजस्थान के कृषि पर उपज होने वाले चीजों से लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? भाग या भूख के नाम से कहा जाता है। ये नगद या वस्तु के रूप में हो सकता था। क्या तो इसको नगद रूप में लिया जाता था या आपके सामने वस्तुओं के रूप में लिया जाता था। वाणिज्य कर की बात करें, व्यापारिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो जो लोग जो आपके सामने जो राजा है वो व्यापार करते थे उन पे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। पहला है दान व चुंगी। राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाली वस्तुएं पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? दान या चुंगी के नाम से जाना जाता था। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, राजस्थान से गुजरात अगर कोई चीज लेके जा रहे हो तो इसके बीच में जो चीज लेके जाई जाती है उस पर टैक्स लगता था। आज के समय जो जीएसटी लगती है ना, तो ये समझ लो उस समय की जीएसटी हुआ करती थी। समझ में आ गई? पहले इसको सेस टैक्स के नाम से भी बोला जाता था, दान या चुंगी के नाम से इसको मुख्यतः जाना जाता है। अगला है राहदारी, बोझ या लाद। व्यापारिक मार्गों के उपयोग के लिए या सामान ढोने के लिए लिया जाने वाला कर। मतलब काफी बार क्या हुआ करता था, व्यापारियों के पास वस्तुएं नहीं हुआ करती थी। घोड़े हो गए, हाथी हो गए आपके सामने, और या आपके सामने और कोई जो गधे हो गए, जिनके माध्यम से आपको क्या किया जाता था? वस्तुओं को ढोया जाता था। उस सामान को ढोने के लिए जो कर लिया जाता था उसको किस नाम से बोला जाता था? राहदारी या बोझ लाद के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो राज्य है, जो साम्राज्य, वो क्या करता था? आपके सामने घोड़े या फिर जो वस्तुओं को लादने के लिए संसाधन उपलब्ध कराता था और उसके बदले कर लेते थे। अगला है मापा या तोला।
वस्तुओं को माप तोल पर लगने वाला कर। तो किसी भी चीज को, वस्तुओं को नापने या तोलने के लिए राज्य संसाधन देता था, उसके बदले उसके कुछ चीजें या टैक्स लिया जाता था, उसको मापा या तोला के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य भी टैक्स हुआ करते थे। पशुधन पर सिंगोटा टैक्स, विवाह पर चावरी टैक्स और गृह पर घूमगरी टैक्स, व्यापारिक कर को करसाला और आधे छोटे बड़े लाग बाग को अतिरिक्त कर के नाम से जाना जाता है। तो सिर्फ इतने टैक्स नहीं लिए जाते थे, इसके अलावा जो पशुधन, भाई घर में अगर जितनी वस्तु रखते थे उसको सिंगोटी टैक्स के नाम से जाना जाता था, विवाह को चावरी टैक्स के नाम से जाना जाता था, और घर में, जिस घर में रह रहे हो, जिस जमीन है वो राज्य की है, तो उसके लिए भी घूमगरी टैक्स लिया जाता था। जो सामंती व्यवस्था के हिस्से थे, और ये सब पैसा कौन लेता था कर वसूलने का? जागीरदार है वो इन सब करों को वसूलने के लिए जाने जाते थे। बेगार, किसानों या निम्न वर्ग से बिना मजदूरी के काम करवाना भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था। भाई समाज में काफी लोग ऐसे थे जिनके पास क्या नहीं था, पैसे नहीं थे इतने ज्यादा कि वो कर दे सके, तो वो लोगों के लिए क्या व्यवस्था थी? वो लोग हैं आपके सामने क्या कर सकते थे, मजदूरी करने के लिए मजदूरी करवाई जाती थी, जिनके एवज में उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। बेगार उसको भी क्या बोला जाता था? एक प्रकार के टैक्स के कर के रूप में ही जाना जाता था। जहाँ पे क्या करता था आपके सामने, जागीरदार है वो सभी जो गरीब लोग हैं उनको अपने यहाँ पर काम करवा लेते थे फ्री में, ताकि वो टैक्स नहीं दे पाए, तो आप उस काम को, इतना काम उसको कर देना। राजस्थान में व्यापारिक ढांचा सुव्यवस्थित था। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान अपनी व्यापार प्रणालियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। उसके व्यापारिक मार्ग रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण थे, और राजस्थान के जितने भी व्यापारिक मार्ग हुए, ना सिर्फ आपके सामने उस चीज के लिए महत्वपूर्ण थे व्यापार के लिए, बल्कि भूगोलिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हालांकि जटिल और बहुस्तरीय कर प्रणाली ने अक्सर जनता या व्यापारियों को भारी बोझ डालती थी, लेकिन राजस्थान में एक समस्या यह भी थी कि कर बहुत ज्यादा था, जिससे व्यापारियों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था, जो आगे चलकर किसान आंदोलन का मुख्य कारण बना। और यही कारण है कि राजस्थान में जो अनेक प्रकार के आंदोलन, जिसमें खास करके किसान आंदोलन है, वो इसलिए हुआ क्योंकि 50% तक कर लिया जाता था, और उसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। राजस्थान में जब जागीरदार या सामंतवादी प्रथा है वो बहुत ही ज्यादा फैल चुकी थी। तो बच्चों, ये था आपके सामने पूरा का पूरा राजस्थान के व्यापारिक मार्ग को से संबंधित जो प्रश्न है वो मैंने पूरा करा दिया है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।